आज आप लोगों को हिस्ट्री में लेसन 5 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में आपको अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा किया गया था। आज आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, आईने अकबरी कृषि इतिहास के स्रोत के रूप में वर्णन करें। आईने अकबरी कृषि इतिहास के स्रोत के रूप में वर्णन करें। इसका आंसर है आईने अकबरी अकबर कालीन 16वीं एवं 17वीं सदी, ये तलव्य है, सदी के कृषि संबंधी इतिहास की जानकारी का एक तथ्यपरक, विश्वसनीय एवं महत्वपूर्ण स्रोत है। कहने का तात्पर्य है कि ये जो आईने अकबरी चैप्टर में तो कहा जाता है कि 16वीं और 17वीं सदी के, जैसे कि ये तो लगभग अकबर के ही कालीन का ये चैप्टर है। तो अकबर कालीन चैप्टर में जो जब अकबर 16वीं सदी में अर्थात 1526 ईस्वी के बाद वो जब बना था, राजा सुल्तान के रूप में भारत में शासन किया था, तो ये 16वीं और 17वीं सदी के कृषि संबंधी इतिहास की जानकारी का है। तो अकबर 16वीं सदी में ही राजा बना था। तो कह रहा है कि कृषि संबंधी इतिहास की जानकारी है, अब एक तथ्य विश्वसनीय एवं महत्वपूर्ण स्रोत है। ये एक तथ्य के रूप में और इस पर विश्वास किया जा सकता है, वैसा रूप में ये महत्वपूर्ण स्रोत है। अबुल फजल मुगल दरबार का शाही इतिहासकार था। कहा कि ये जो आईने अकबरी है ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। तो ये कह रहा है जी अबुल फजल मुगल दरबार का शाही इतिहासकार था। तो कहा जाता है कि ये जो अबुल फजल है मुगल दरबार में अर्थात अकबर के ही दरबार में रहते थे और वो बहुत बड़े इतिहासकार था। मुगल काल 1556 से 1605 ईस्वी ने इतिहास लिखने को कहा था। तो मुगल काल में जो अबुल फजल, ये जो इतिहास लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा, तो 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी के इतिहास को लिखने के लिए अबुल फजल को बोला गया था। आगे है आईने अकबरी का तीसरा भाग अकबर कालीन कृषि की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत है। ये जो आईने अकबरी लिखा गया था उसमें जो तीसरा भाग है अकबर के बारे में जो लिखा गया है, तो अकबर कालीन कृषि, तो कृषि के बारे में अकबर जो था उसके काल में कृषि की कैसी व्यवस्था थी, कृषि कैसे उपजाए जाते थे, कौन सा सामान उपजाया ज़्यादा जाता था या फिर कम जाता था, इसके बारे में लिखा गया है कि कृषि की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत है। वर्तमान में मुगल कालीन कृषि संबंधी इतिहास की जानकारी हेतु हमारे पास W.H. मोरलैंड की तो कहा है कि वर्तमान में मुगल कालीन, अभी जो वर्तमान की बात कह रहा है कि उस वक्त की जानकारी जो अभी है, तो वर्तमान में मुगल कालीन कृषि संबंधी इतिहास की जानकारी हेतु कि वर्तमान में कैसे अकबर उपजाते थे, कृषि कैसे होता था अकबर के काल में, तो कह रहा है कि हमारे पास W.H. मोरलैंड की पुस्तक, अभी वर्तमान में W.H. मोरलैंड की पुस्तक है इंडिया एट ए डेथ ऑफ अकबर, इंडिया एट ए डेथ ऑफ अकबर एवं इरफान हबीब की पुस्तक। कहने का मतलब
कि W.H. मोरलैंड की एक पुस्तक हो गई, दूसरा है इंडिया एट ए डेथ ऑफ अकबर, दूसरा किताब हो गया, एवं इरफान हबीब की पुस्तक, तीसरा किताब हो गया, एग्रियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया 1556 से 1707 ईस्वी उपलब्ध है। तो ये जो कहा कि ये जो चारों किताब का नाम जो दिया है, ये चारों किताब में 1556 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी के बीच आपको ये बात लिखा गया है कि अकबर कालीन में या फिर किसी भी मुगल कालीन में कौन सा इतिहासकार लिखे और कैसे लिखे, और वहाँ पे कृषि के जानकारी कैसे दी गई है, ये सारे बात उपलब्ध है। इन दोनों ने ही आईने अकबरी का ग्रंथ का महत्व दर्शाता है। तो इस दोनों में ही आईने अकबरी का ये जो ग्रंथ है उसका महत्व क्या है, ये बात इसमें दर्शाया जाता है। तो ये आज का पहला क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का दूसरा क्वेश्चन है अकबर कालीन, ये दूसरा क्वेश्चन है, अकबर कालीन भू राजस्व व्यवस्था, कहने का मतलब कि हम लोग जो टैक्स देते हैं ज़मीन का, तो अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी, कैसे टैक्स लिया जाता था, कितना किससे लिया जाता था, तो ये बात के बोला है। तो अकबर कालीन भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। उसका आंसर है शासक बनने के उपरांत अकबर ने देखा कि सम्राट के हाथ में भूमि का थोड़ा सा ही अंश है। कहने का तात्पर्य है जैसा ही अकबर ने राजा के रूप में, शासक के रूप में जैसी शपथ ग्रहण लिया, तो अकबर ने देखा कि जो जितना भी कृषि का उपज होता है तो राजा के हाथ में थोड़ा सा ही आता था, थोड़ा सा अंश है, जिसे खालसा कहते हैं, जिसे थोड़ा सा अंश आता था उसको क्या कहते थे, खालसा कहते थे। अकबर ने अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु प्रयास किए, अर्थव्यवस्था में कि आदमी का जो मानव की पैसे की कैसे वृद्धि होगी, तो इसका सुधार किया, जिससे 1563 ईस्वी में उसने एतमाद खां को देखभाल हेतु आगरा, दिल्ली और लाहौर का एक हिस्सा दिया। कहने का मतलब है एतमाद खां को वो देखभाल हेतु कि कृषि को कैसे उपयोग में लाया जाए और कैसे उससे आमदनी बढ़ाया जाए, आर्थिक स्थिति कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए आगरा का कुछ भाग, दिल्ली का भाग और लाहौर के एक एक हिस्सा दिया, ताकि वहाँ पे देख करके कृषि के उत्पादन कैसे वृद्धि हो, आमदनी कैसे बढ़े, ये बात करने के लिए दिया। 1564 ईस्वी में मुजफ्फर खां को दीवान किया और टोडरमल को उनका सहायक नियुक्त किया। 1564 ईस्वी में मुजफ्फर खान को दीवान घोषित कर दिया और टोडरमल उन्हीं के राज दरबार में रहते थे, तो उनका सहायक के रूप में नियुक्त कर दिया। कहा 1570 से 71 में एक नक्शी प्रणाली त्याग कर राजा टोडरमल ने भूमि का वास्तविक नाप नोख कराई। तो ये जो टोडरमल थे, तो वास्तविक नाप, भू राजस्व कैसे बढ़े और कैसे उसका सही ढंग से पालन हो, इसके लिए क्या कर दिया, 1570 से 71 ईस्वी नक्शी प्रणाली का त्याग कर दिया और राजा टोडरमल ने वास्तविक नाप नोख कराई, वास्तविक नापा जोखा कैसे होगा खेत का, ये बात कराया।
असल पैदावार को आंक कर निर्धारण किया, और असल पैदावार कितना है और किस प्रकार से उपजाऊ होता है इसका निर्धारण किया। यह सफल प्रणाली सिद्ध हुई, और यह एक सफल प्रणाली के रूप में सिद्ध हुआ। ये आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर हुआ। और आज का तीसरा क्वेश्चन है, भूमि का वर्गीकरण का वर्णन करें। भूमि के वर्गीकरण का वर्णन करें। ये आज का तीसरा क्वेश्चन है। आपका आज का 2 क्वेश्चन कराए जा चुके हैं, आज का तीसरा क्वेश्चन है, भूमि का वर्गीकरण करें का वर्णन करें। तो कह रहा है कि इसका आंसर है, आईने ए अकबरी से पता चलता है कि, इसका आंसर हुआ आईने ए अकबरी से पता चलता है कि भूमि को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अर्थात आईने ए अकबरी में जो लिखा गया है उसमें बताया गया है कि भूमि को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात 4 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें पहला है पोजल। पोजल क्या होता था, ये बात आपको शॉर्ट आंसर में, अति लघुत्तरीय प्रश्न में या लघुत्तरीय प्रश्न में भी आपको ये पोजल क्या है, आपको पर्ती क्या है और छज्जर भूमि क्या है, इसका वर्णन करने के लिए बोला है। तो ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अलग अलग आपको अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, लेकिन इसमें आपको पूरा एक ही साथ मिल जाएंगे। तो ये पोजल क्या है, इसका आंसर है, यह प्रथम श्रेणी की भूमि थी। अर्थात यह एक प्रथम श्रेणी की भूमि थी जिसमें हर साल 2 फसल होती थी। इससे सरकार हर वर्ष कर लेती थी। कहने का मतलब पोजल वैसा ज़मीन को कहते हैं जो ज़्यादा उपजाऊ हो, वहाँ 1-2 बार फसल को रोपा जा सके। तो इसमें कहा कि पोजल वैसा ही ज़मीन है जो ज़्यादा विकसित हो, उस ज़मीन को क्या कहते थे, पोजल कहते थे। और यह प्रथम श्रेणी में आता था और इसमें आपको 2 फसल लगती थी। ठीक है, ये पर्ती का आंसर है कि वह भूमि थी जिस पर लगातार 2-3 वर्ष खेती करने के पश्चात, कहने का मतलब कि वैसा भूमि जहां लगातार 2-3 वर्ष खेती करने के पश्चात 1 वर्ष के लिए छोड़ी जाती थी ताकि उर्वरा शक्ति प्राप्त हो सके। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि प्रति ज़मीन में पहले 2-3 साल खेती हो जाते थे, 2-3 साल के बाद 1-2 साल के लिए उसको प्रति छोड़ दिया जाता था ताकि उसमें उर्वरा शक्ति फिर से जागृत हो सके, ताकि फिर दोबारा अगर कोई भी फसल उसमें लगाया जाता था तो उसमें उर्वरा उपजाऊ ज़्यादा हो सके। ये प्रति की बात है। छज्जर भूमि कहने का तात्पर्य है, यह वह भूमि होती थी जो कृषि योग्य होने या उर्वरा शक्ति प्राप्त करने हेतु 3 या 4 वर्ष प्रति छोड़ दी जाती थी। कहने का तात्पर्य है, ये छज्जर भूमि में लगातार खेती नहीं किया जाता था। 1-2 साल खेती करने के बाद 3 से 4 साल उसको प्रति छोड़ दिया जाता था, तब जाकर के फिर से खेती किया जाता था, तब जाकर के उसमें अनाज उपजते थे। और नहीं तो अगर लगातार खेती किया जाता था तो उसमें अनाज नहीं उपजते थे। तो ये छज्जर भूमि की बात हुई। तो तीसरा भाग हो गया। चौथा भाग में देखेंगे बंजर भूमि। बंजर भूमि यह सबसे निम्न कोटि की भूमि थी। जो बंजर भूमि होता था वो सबसे निम्न कोटि की भूमि होती थी, जो 5 वर्ष के लिए खाली छोड़ दी जाती थी। कहने का मतलब बंजर भूमि किसको कहते हैं, जो लगातार 4 से 5 वर्ष तक के लगातार छोड़ दिया जाए, उस पर कोई अनाज नहीं उपजाया जाए, तो उसको बंजर भूमि कहते हैं। तो बंजर भूमि 5 वर्ष के लिए खाली छोड़ दिया जाता था और उसमें कोई भी अनाज होते नहीं थे। तो ये कह रहा है इसका बंजर भूमि का एक भाग है। यहाँ कहा कि भू राजस्व दर, तो जो अकबर थे तो वो भू राजस्व दर, ये आपको ये
सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, अति लघुत्तरीय प्रश्न में या लघुत्तरीय प्रश्न में भी आपको आ सकता है। ठीक है, कह रहा है इसका आंसर है अकबर भू राजस्व नकदी के रूप में प्राप्त करना चाहता था। कहने का मतलब कि नकदी के रूप में प्राप्त करना चाहता था अकबर, क्योंकि वहाँ जो अनाज बचते थे वो डायरेक्ट अनाज न लेकर के कहता था कि इसको बेच करके हमको पैसा दो। तो ये कह रहा है कि नकदी के रूप में प्राप्त करना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने विभिन्न क्षेत्रों के लिए नगद भूमि कर की सूचियां तैयार कराई, जिन्हें दस्तूर कहते थे। कहने का मतलब कि आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि भू राजस्व दर कैसे लिया जाता था या दस्तूर किसे कहते हैं, ये भी बात आपसे पूछ सकता है। तो इसमें कहने का तात्पर्य है कि अकबर नकदी के रूप में कोई भी सामान चाहता था, वो अनाज नहीं लेता था। वो कह रहा था कि अनाज बेच करके आप उसको पैसे दीजिए, और यही चारों दर में, यही चारों भूमि के प्रकार में आपको लेता था।